नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में कल लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है। हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को यलेशी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा में डटे हैं। श्री सिंह ने कहा कि चीन लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर लगातार गैर कानूनी कब्जा बनाए हुए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले भी चीन के साथ सीमा क्षेत्र पर टकराव की स्थितियां बनी थीं, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है। श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है, परंतु भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान के एनएसए ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में जानबूझकर एक काल्पनिक मानचित्र लगाया। सदस्य देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह कार्रवाई मेजबान रूस द्वारा जारी परामर्श की अवहेलना और बैठक के मानदंडों का उल्लंघन थी। उन्होंने बताया कि भारतीय पक्ष ने मेजबान रूस के साथ विचार विमर्श के बाद इस घटना के विरोध में बैठक छोड़ दी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने इस नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया है, जो एससीओ चार्टर का सरासर उल्लंघन है और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के स्थापित मानदंडों के खिलाफ है। सूत्रों ने यह भी कहा कि रूस ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। रूस ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान इस भड़काऊ कार्रवाई से एससीओ में भारत की भागीदारी प्रभावित नहीं होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सोहना मानेसर खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये रेल लाइन पलवल से शुरू होकर दिल्ली अंबाला खंड पर हरसाना कलां स्टेशन पर समाप्त होगी। ये दिल्ली रेवाड़ी लाइन पर पाटली स्टेशन, गढ़ी हरसारू फारूकनगर पर सुल्तानपुर स्टेशन और दिल्ली रोहतक रेल लाइन पर असौधा स्टेशन से भी जुड़ेगी। इस परियोजना को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम पूरा करेगा, जो रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें निजी निवेश भी होगा। परियोजना का काम 5 साल में पूरा किया जाएगा और इस पर करीब 5,617 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गठन की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने इसमें निदेशक के पद की भी मंजूरी दे दी है। एमबीबीएस की, अंडर ग्रेजुएट की 100 और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। इस संस्थान के अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे। इसका निर्माण 4 वर्षों में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।
इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 जलमल उपचार और 1 नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए बिहार में 6,000 करोड़ रुपए की 50 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे कई पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवन शैली को बदल देगी। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले 1 साल में बड़े स्तर पर काम हुआ है। बीते 1 साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का, गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 38,50,000 रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कुल मामलों में से सक्रिय रोगियों की संख्या केवल 20% रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 78.28% हो गई है। श्री भूषण ने बताया कि देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 60% से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है और इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन कुछ बढ़कर 6,900 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिए जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध किया जा सके। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में 3 वैक्सीनों पर चिकित्सा परीक्षण चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैडिला और भारत बायोटेक ने प्रथम चरण के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने द्वितीय चरण के B3 परीक्षण पूर्ण कर लिए हैं और 14 क्षेत्रों में 1,500 रोगियों पर तृतीय चरण के परीक्षण किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण के बिना राज्य में आने या बाहर जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये फैसला आज से लागू हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण और इससे मौत में बढ़ोतरी को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन की बसों की अंतर्राज्यीय आवाजाही अभी शुरू नहीं की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 जैसी महामारियों पर नियंत्रण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक कल विधानसभा में पेश किए। ये विधेयक पहले से जारी किए गए अध्यादेशों की जगह लेंगे। इस बीच राज्य में कोविड-19 से बीमार लोगों की संख्या में कमी आई है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ता है। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कल दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्वास्थ्य और पोषण के विषय में सूचना प्रदान करने वाली सेहत एवं पोषण साथी नामक हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोषण आहार और उनके नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करना है।